हाँ, यहाँ बेटा आपका है रिपब्लिक, ठीक है। द प्रेम्बल आल्सो स्टेट्स दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक विच मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट एग्जाम्पल प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड इज़ नॉट अ हेरिडेटरी रूलर। यानी रिपब्लिक क्या करता है, इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि हमारे जो कंट्री का जो भी हेड होगा वो क्या हो जाएगा, वो बेटा आपका जो है इलेक्टेड पर्सन होगा, यानी उसको जो है इलेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका जो प्रेसिडेंट होता है, ना कि आपका कोई भी जो नामित व्यक्ति, या ये कह सकते हैं जैसे पहले जो है आपका जो राजशाही जो व्यवस्था थी वो कोई व्यवस्था इसमें नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या मतलब फीचर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका फेडरलिज्म। इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीनिंग दैट आवर कंट्री इज गवर्न एट 2 levels। फेडरल मीन्स क्या होता है बेटा, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर आर 2 levels ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसा जो है मतलब गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट के 2 क्या होते हैं, 2 आपके जो है फॉर्म होते हैं। ठीक, एक आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आपका जो है मतलब जो है स्टेट गवर्नमेंट, यानी द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर पावर्स डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के जो पावर्स होते हैं बेटा वो आपके क्या होते हैं, बिल्कुल सेपरेट होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत सारे की फीचर्स हैं उनमें पहला क्या है आपका फेडरलिज्म, यानी हमारा जो कंट्री है वो आपका फेडरल या फेडरलिज्म या हम कह सकते हैं संघवाद है। ठीक है। अब अगला आ जाते हैं, उसके बाद इन इंडिया देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में जो मतलब पावर का डिवीजन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है क्या किया गया है, इसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड ऑल पॉलिटिकल ऑर्गन्स ड्रा अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री में क्या है, बिल्कुल ही जो है पूरी तरह से आपका जो सुप्रीम है। एंड ऑल पॉलिटिकल ऑर्गन्स ड्रा अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितने भी आपकी राजनीतिक जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जो पावर मिला हुआ है वो सीधे सीधे किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे संविधान के द्वारा ही मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका ईच स्टेट एंजॉय सर्टन इंडिपेंडेंस इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। हमारे कंट्री में जितने भी आपकी स्टेट्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको सेपरेट जो पावर्स हैं वो दिए गए हैं, और वो उन पावर्स का, जितने भी आपके राज्य हैं वो उन पावर्स का प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें कोई भी जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न आर मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। कुछ आपके ऐसे जो है मतलब सब्जेक्ट हैं जो केवल एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशन बनाने का राइट है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जो कि जो है आपके यूनियन लेवल पे होते हैं, सेंट्रल लेवल पे होते हैं, तो उसमें मतलब जो राइट्स हैं, अधिकार बनाने का, वो जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है वो सीधे सीधे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। ठीक है। देयर आर सम सब्जेक्ट विच आर ऑफ कॉमन कंसर्न टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। बेटा कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के क्या करती हैं, उसमें कानून बनाती हैं, जिसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम जो है हिंदी में समवर्ती सूची भी कहते हैं, उसमें आपका शामिल होता है। तो ये बेटा आपका हो गया क्या, इसमें पहला आपका जो की फीचर है फेडरलिज्म। ठीक है। अब अगला आपका आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू अ सेंट्रल असेंबली। यानी हमारे कंट्री में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय जो है गवर्नमेंट को लागू किया गया है, और जिसमें कि जो सेंट्रल असेंबली है आपकी केंद्रीय जो मतलब व्यवस्थापिका है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुन करके वहाँ पे भेजते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेट एंड एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और यही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो जितनी भी आपकी राजनीतिक जो अथॉरिटी है वो लोगों के बिहाफ पे वहाँ पे प्ले करते हैं। दिस असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द पार्लियामेंट
यही आपकी जो असेंबली होती है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको पार्लियामेंट कहते हैं यानी संसद कहते हैं। आल्सो एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेसिस आर डिस्क्रिमिनेशन कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, यानी कोई भी पर्सन जो मतलब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो वो क्या कर सकता है, बिना किसी भेदभाव के वो जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी पावर्स का बंटवारा, यानी ये कह सकते हैं जो पावर्स होते हैं उनको बिल्कुल सेपरेट कर देना। देयर आर 3 organs of the state: the legislature that forms laws, the executive that execute these laws, and the judiciary that resolves disputes and maintain orders। बेटा हमारे कंट्री में क्या है, जो गवर्नमेंट है उसके 3 आपके जो है क्या होते हैं, आपके जो है जो आर्गन्स हैं। पहला आपका लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, रूल्स को बनाना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मीन्स क्या होता है, व्यवस्थापिका होती है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होती है, आपकी जो है कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का काम होता है रूल्स रेगुलेशंस को मतलब लागू करवाना। एंड उसके बाद द जुडिशरी दैट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन्स ऑर्डर। उसके बाद आपका क्या होता है, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार की जो भी मतभेद हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्या करना, उनको दूर करना, और जो मतलब जो है रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको मेंटेन करना, इसका काम होता है। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ईच ऑर्गन, यानी तीनों जो आपकी लेजिस्लेचर है, आपका एग्जीक्यूटिव है, आपका जुडिशरी है, तीनों के अलग अलग जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको जो है बिल्कुल सेपरेट कर रखा है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होता या कोई आपका मतभेद नहीं होता है। देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन दीज 3 ऑर्गन्स एट ईच चेक्स द अदर, नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी एक दूसरे के जो पावर्स को या ये कह सकते हैं एक दूसरे की अथॉरिटी को लोग क्या कर सकते, चेक कर सकता है, लेकिन उसमें इंटरफेयर करने का कोई किसी को राइट नहीं है। अब आ जाता है बेटा आपका सेकुलरिज्म। अगला जो हमारे कंट्री का हमारे मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो क्या है बेटा, वो आपका है सेकुलरिज्म। द वर्ड सेकुलर क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑल द पीपल हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो, प्रेच और प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे वांट, यानी यहाँ पे सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर जो है ये इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि जितने भी हमारे कंट्री में लोग हैं वो अपनी मर्जी का, वो अपनी पसंद का जो भी उनका धर्म है उसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं। ठीक, अ सेकुलर कंट्री डज नॉट इस्टेब्लिश एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री एंड डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन। सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है कि हमारा कंट्री कोई भी एक राज धर्म जो है इस्टेब्लिश नहीं करेगा, ना ही एक कोई जो है पार्टिकुलरी जो आपका रिलीजन है उसको सेपरेट मतलब जो है सपोर्ट करेगा, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर जो रिलीजन है उसके फेवर में गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद नॉट डज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन दे फॉलो, और इस बेस पे भी कि कोई किस धर्म को मान रहा है, कोई किस धर्म को मान रहा है, इस बेस पे उसके साथ कोई भी भेदभाव गवर्नमेंट नहीं करेगी। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया एज वेल एज वी फाइंड इन सम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान, यानी हमारे जो है कंट्री में कोई आधिकारिक रूप से राजधर्म नहीं है, जैसे अन्य कंट्री जैसे आपका सऊदी अरेबिया है, ईरान है और आपका पाकिस्तान है, वहाँ पे एक पार्टिकुलर रिलीजन को क्या मिलता है, सपोर्ट गवर्नमेंट का मिलता है, लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। द मेन पर्पज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू मेक सेकुलरिज्म आ मैंडेटरी गवर्नमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज़, यानी अब इसके पीछे हमारे कंट्री को सेकुलरिज्म बनाने के पीछे जो मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे, उनकी क्या आपकी जो है मतलब जो है थिंकिंग थी उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका दिया हुआ है कि टू ब्रिंग इनटू इफेक्ट एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशंस एंड लीगल रिस्ट्रेंट्स टू प्रिवेंट
वन कम्युनिटी फ्रॉम डोमिनेटिंग अदर कम्युनिटीज़, यानी इनका मेन रीज़न ये था कि अगर किसी भी हम पार्टिकुलरली मतलब रिलीजन को हम बढ़ावा देंगे तो वो क्या करे, वो अदर जो आपकी कम्युनिटी है, ठीक है बेटा, अदर कम्युनिटी है उसके ऊपर हो सकता है वो दबाव डाले, प्रेशर डाले और उसको अपने मतलब जो है अनुसार काम करने के लिए प्रेशर करें। नेक्स्ट बेटा, टू इम्प्लीमेंट लेजिस्लेशंस एंड मेजर्स टू प्रिवेंट सम मेंबर्स फ्रॉम डोमिनेटिंग अदर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी, यानी और इसके अलावा दूसरा इनका मेन मकसद था कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक ही कम्युनिटी के अंदर जो अदर मेंबर्स हैं वो उनका शोषण ना कर सकें। टू एक्सरसाइज सेल्फ रेजिस्टेंस एंड कॉशन फ्रॉम गिविंग प्रिफरेबल ट्रीटमेंट टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। टू एक्सरसाइज सेल्फ रेजिस्टेंस एंड कॉशन, यानी कुछ ऐसी चेतावनी देने के लिए भी इन चीज़ों को शामिल किया गया जिससे किसी एक खास जो है रिलीजन को पार्टिकुलरली उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट या कह सकते हैं अलग से जो है उसको प्रोत्साहन न दिया जाए। टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन्स, और हमारे कंट्री में जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म मीन्स क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता, इसका बेटा मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता। इसको इसलिए भी लागू किया गया जिससे सभी लोग बिल्कुल फ्री होकर के किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को वो क्या कर सकें, वो अपना मना सकें। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं बेटा हमारे इसमें फंडामेंटल राइट्स, इनको हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। मौलिक अधिकार टाइम की जो है मतलब उस समय की जो है मांग थी, और ये क्या करते हैं, ये हमारी जो है डेवलपमेंट के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी डिग्निटी के लिए, और साथ ही साथ हमारी जो पर्सनल जो है जो आइडियोलॉजी है उसको जो है बरकरार रखने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए गए, जिनमें से आपका है द आइडल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री ओनली व्हेन दे आर ट्रांसलेटेड इनटू लॉज और राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडल पक्ष वही हो सकता है जब एवरी सिटीजन्स को उनके ज़रूरत के मुताबिक या उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको कम से कम कुछ न कुछ जो फंडामेंटल आपकी जो है मतलब राइट्स हैं वो अवेलेबल कराए जाएं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दिया बेटा, हैंस सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ्स हैव बीन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए कुछ आपके जो राइट्स हैं जो हमारे लिए, जो हमारे जीवन के लिए वो बेसिक राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, संविधान द्वारा हमको यहाँ पे अवेलेबल कराए गए। ठीक है, दीज राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज दीज आर बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये आपके फंडामेंटल राइट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक ज़रूरतों के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन राइट्स एंड दे इनकॉर्पोरेट दीज ह्यूमन राइट एज फंडामेंटल राइट्स। यानी पूरे वर्ल्ड के जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी आपके जो है ह्यूमन राइट्स से प्रभावित हैं, और जिसकी वजह से इन्हीं ह्यूमन राइट्स को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लेज डाउन इफेक्टिव प्रोसीजर्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स टू गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर। हालांकि फंडामेंटल राइट के साथ साथ इस चीज़ की भी जो है व्यवस्था की गई है कि कोई भी स्टेट इन मतलब फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज ना कर सके या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना कर सके। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 7 फंडामेंटल राइट्स विच ट्रांसलेट द आइडल्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस इनटू बेसिक राइट्स। दीज आर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड कराया था, लेकिन बेटा जो आपका 7th जो आपका फंडामेंटल राइट था उसको जो बाद में संविधान ने क्या किया, उसको बाद में जो है हटा दिया। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे कुल जो है 6 आपके फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसको जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके उसको हटा दिया। तो पहला आपका आ जाता है बेटा राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। इंडियन सोसाइटी बियर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी। हमारी जो इंडियन सोसाइटी यानी हमारा जो इंडियन समाज है, भारतीय समाज है, ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार की असमानताओं को झेलता है यानी बर्दाश्त करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द राइट टू इक्वलिटी एज्यूम अ ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस। इस प्रकार से जो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का जो अधिकार है, ये इसकी जो है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस यानी बहुत महत्व होता है।
द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द नेशन बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो सभी पीपल्स को एक गारंटी अवेलेबल कराता है जिससे सारे जो लोग हैं वो क्या है, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रुक जाओ बेटा, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द और बर्थ। यानी कोई भी पर्सन किसी के साथ, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ground of religion, caste, sex or place of birth. The constitution also abolishes the practice of untouchability, which is an extreme form ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कोई भी राज्य यानी कोई भी गवर्नमेंट इस बेस पे जाति, धर्म, लिंग या मतलब जो है जन्म के स्थान के नाम पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। और इसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान ने क्या कर रखा है, हमारे संविधान ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। The Constitution, however, allows the state to make special provisions such as reservations for scheduled caste, scheduled tribes and other backward class। हालांकि इसके साथ साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे जो संविधान ने, कुछ ऐसे लोग जो सोसाइटी में बहुत ही पिछड़े हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, उनके लिए निर्देशित किया है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनके लिए रिजर्वेशन बना सकती है, यानी रिजर्वेशन दे सकती है, जिससे उनका जो है सोशल, इकोनॉमिक और आपका जो है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो आपका हो सके।